हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। जैसे कि आपने पिछले सेशन में जो है स्ट्रक्चर ऑफ एस्पर्म के बारे में देखा था, तो आज जो है अपने सब देखेंगे जो है ऊजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में? जो है ऊजेनेसिस के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। ठीक है जी। ऊजेनेसिस के बारे में अपने सब जानेंगे, और इन ऊजेनेसिस को सबसे पहले जो है डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर जो है जैसे जैसे थ्योरी देखेंगे वैसे वैसे अपने सब जो है चर्चा भी करेंगे। ठीक है। तो ऊजेनेसिस की अगर बात करेंगे जो है, तो ऊजेनेसिस जो है लगभग एस्पर्मेटोजेनेसिस के ही जैसा होता है, लेकिन ऊजेनेसिस जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है। और इसका स्टार्ट जब एक फीमेल बेबी जो है अपने माँ के गर्भ में 25वां सप्ताह में जब रहता है, तो उसी समय जो है ऊजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जितना उगोनिया बनना है वो सारा का सारा उगोनिया बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं ऊजेनेसिस से ही। उगोनिया से, कहां से? उगोनिया से। तो यहां पर हम एक सेल ले लेते हैं जो कि डिप्लॉयड सेल है, और इसे हम क्या लिखेंगे? उगोनिया। ठीक है। यह उगोनिया जो है डिवाइड करता है, और डिवाइड करके यह बना लेता है उगोनियम। क्या बना लेता है? उगोनियम। जब मल्टीपल फेज इसमें आता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, तो उसके दौरान ये बहुत सारे जो है उगोनिया, उगोनिया से उगोनियम बन जाता है। ठीक है। यह उगोनियम जो है, यह उगोनियम डिवाइड करता है, फिर आगे जो है और इक्वल सेकेंडरी सॉरी दो इक्वल प्राइमरी ओसाइट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्राइमरी ओसाइट्स का निर्माण करता है। इन दो प्राइमरी ओसाइट्स में से अब एक को लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे जो है। अब इसमें एक सेल डिवीजन होता है, जिसके दौरान दो अनइक्वल सेल बनता है, दो हैप्लॉइड अनइक्वल सेल बनता है। एक लार्ज रहता है और दूसरा स्मॉल रहता है। और यहाँ पर जो सेल डिवीजन जो होता है, उस सेल डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। और यह इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा, दो हैप्लॉइड अनइक्वल सेल बनेगा। फर्स्ट जो बिगर सेल दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ओसाइट। और छोटा वाला जो इधर सेल जो दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे हम इसे? फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, इसमें अगेन फिर से क्या होता है? तो मियोसिस सेकेंड होता है। क्या होता है? मियोसिस सेकेंड होता है। जैसे ही मियोसिस सेकेंड होता है, तो इससे क्या होता है? दो फिर से अनइक्वल सेल बनता है। एक बड़ा हैप्लॉइड सेल और एक छोटा जो है सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहां पर जो आप कहने का मतलब जो है, यह जो बड़ा हैप्लॉइड सेल देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है ओभा कहिए, या फिर आप ओभम कहिए, या फिर आप एग कहिए। और इधर जो छोटा सेल जो दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है सेकेंड पोलर बॉडी। क्या कहा जाता है? सेकेंड पोलर बॉडी कहा जाता है। कोई दिक्कत समझने में यहां तक? तो लगभग देखिएगा, तो यह एस्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा एस्पर्मेटोजेनेसिस के जैसा ही है। थोड़ा सा अंतर है। एस्पर्मेटोजेनेसिस में अपने सब देखे थे, यहाँ पर एस्पर्मेटोगोनिया था, और वो धीरे धीरे लास्ट में जो है चार एस्पर्मेटोजोआ का निर्माण किया था, एक प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट से। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक प्राइमरी ओसाइट में जैसे मियोसिस फर्स्ट होता है, तो दो अनइक्वल सेल बनता है। लार्जर सेल को सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे, स्मॉलर सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी आगे जाकर के डिजेनरेट हो जाता है। अगेन सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है, जिसके कारण जो है एक लार्ज, और याद रखिएगा इसमें मियोसिस सेकेंड
जब होता है जब इसके पास जो है एस्पर्मेटोजुआ पहुंच जाता है, जब इसके पास एस्पर्मेटोजुआ पहुंचता है, यह फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, उस समय ये डिवाइड होता है और फिर से एक मैच्योर ओवा ओवम या एग का निर्माण होता है और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ये आगे जाकर के क्या हो जाता है, डीजेनरेट। जब आप इतना बातें समझ लिए तो अब मेरे हिसाब से अब आगे जो अपने सब थ्योरी देखने वाले हैं इसे आप आसानी से समझ जाइएगा। जैसे कि हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, जिस किसी वर्ड मीनिंग के अंत में जेनेसिस शब्द लग जाता है इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। और जेनेसिस किस में लगा है, ऊ में, तो ऊ का तात्पर्य यहाँ पर ओवा से है, ओवम से है, एग से है। तो एग का फॉर्मेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस। क्लियर लिख सकते हैं, दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड ऊजेनेसिस, या कह सकते हैं दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम उगोनियम या उगोनिया, है ना, या डिप्लॉयड उगोनियम या ओगेनिया इज कॉल्ड एस्पर्मेटोजेनेसिस। देखो क्या लिखा हुआ है, एस्पर्मेटोजेनेसिस is the process of maturation of a reproductive cell in ovary, यानी ओवरी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल का मैच्योरेशन जो होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद लिखा ऊजेनेसिस स्टार्ट बिफोर बर्थ। याद रखिएगा, एक फीमेल जो होती है उसमें जो है बच्चे के जन्म यानी फीमेल बेबी के जन्म से पहले ही क्या होता है, ऊजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इन 25 वीक्स ओल्ड फीमेल फीटस ऑल दी उगोनिया आर प्रोड्यूस्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि जो फीमेल फीटस जो होता है, जिसका कहने का मतलब जो है जो 25 सप्ताह ओल्ड रहता है, उसमें सारा का सारा उगोनिया बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद एक भी उगोनिया का निर्माण फिर से नहीं होता है। बातों को समझे कि नहीं समझे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है ऊजेनेसिस इज बेसिकली सिमिलर। अब ये थोड़ा जो है यहाँ पर फॉन्ट बढ़ गया है, ठीक है, सिमिलर, ये पूरा एक ही है, ठीक है, सिमिलर टू एस्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ऊजेनेसिस जो है यह एस्पर्मेटोजेनेसिस के ही लगभग समान होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें कौन कौन सा फेज आता है, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन आता है, फेज ऑफ ग्रोथ आता है एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन। फेज ऑफ मैच्योरेशन जो जैसे कि एस्पर्मेटोजेनेसिस में भी अपने सब देखे थे, दो फेज था, फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्मेटिड और एस्पर्मिएशन देखे थे या एस्पर्मियोजेनेसिस देखे थे। और क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्मेटिड में देखे थे कि पहला था मल्टीप्लीकेशन फेज, फिर दूसरा था ग्रोथ फेज और तीसरा था मैच्योरेशन फेज। सेम टू सेम यहाँ पर ऊजेनेसिस में भी एस्पर्मेटोजेनेसिस के जैसा ही है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कहता मल्टीप्लीकेशन फेज के दौरान द प्राइमोडियल सेल इन द ओवरी, ओवरी में जो प्राइमोडियल सेल या कहिए रिप्रोडक्टिव सेल जो रहता है, डिवाइड माइटोटिकली, वो माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म उगोनिया, जिससे उगोनिया का क्या होता है, निर्माण होता है। इन्हीं उगोनिया को हम लोग कहते हैं एग मदर सेल। क्या कहते हैं, एग मदर सेल। जब ये एग मदर सेल कहें तो यह कैसा हो गया, डिप्लॉयड हो गया। कैसा हो गया, डिप्लॉयड हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। आगे लिखा है इच उगोनिया, जितने भी उगोनिया रहता है, डिवाइड माइटोटिकली, वो माइटोटिकली रूप से डिवाइड करता है टू फॉर्म टू प्राइमरी oocyte, जिससे जो है दो प्राइमरी oocyte का क्या होता है, निर्माण होता है। और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको यह भी याद रखना है कि यह जो प्राइमरी oocyte जो होता है यह कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। आगे लिखा है कि प्राइमरी oocyte अंडरगो ग्रोथ। अब ये प्राइमरी oocyte क्या है, ग्रोथ फेज में जाता है, ये अपने आकार में बढ़ोतरी करता है। द ग्रोथ फेज ड्यूरिंग ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस के दौरान जो ग्रोथ फेज आता है इज कंपैरेटिवली लॉन्गर, यानी एस्पर्मेटोजेनेसिस की अगर तुलना में देखा जाए तो यह फेज क्या होता है, लंबा होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। आगे लिखा है कि प्राइमरी oocyte बीइंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस फर्स्ट, क्या लिखा, प्राइमरी oocyte begin the first step of meiosis first and proceed up to dikinesis। अब यहां पर आपको एक 11th का टॉपिक आपको याद रखना है, मियोसिस, जो कि मियोसिस जो होता है, अगर छोटा सा अगर हम आपको बताएं यहां पर जो है जल्दी जल्दी में जो है आपको जो है, तो मियोसिस जो होता है यह दो स्टेप में कंप्लीट होता है।
कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। एक को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, शॉर्ट में हम एम फर्स्ट लिख रहे हैं। दूसरा को मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। इन मियोसिस को भी डिवाइड किया गया है 4 भाग में, जिसमें पहला को हम बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट। अब यह प्रोफेज फर्स्ट अगेन डिवाइड है 5 सब फेजेज में, जिसमें एक को हम बोलते हैं लैप्टोटीन, दूसरा को बोलते हैं जाइगोटीन, तीसरा को बोलते हैं पैकिटीन, चौथा को बोलते हैं डिप्लोटीन और पांचवा को बोलते हैं डाइकाइनेसिस या डाइकिनेसिस। ठीक है, तो यह 5 सब फेजेज है प्रोफेज फर्स्ट में। फिर आता है मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, इसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट, और इसके बाद क्या होता है तो टेलोफेज फर्स्ट आता है। ठीक है, जैसे ही टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है, एक सेल से 2 सेल बनता है, यानी एक सेकेंडरी ऊसाइट बनता है, दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें केवल ये समझाने के लिए हम इतना बातें लिखे कि प्राइमरी ऊसाइट जो है इस कहता मियोसिस के फर्स्ट स्टेप में जाता है एंड प्रोसीड अप टू डाइकेनेसिस, और वो डाइकेनेसिस में जो है चला जाता है, उसके बाद वहां पर वो रुका रहता है। ठीक है, जब आप इतना बातें समझ लिए तो अब अपने सब आगे जो समझेंगे वो बातें ये है, लिखा कि दीज ऊसाइट, यह जो ऊसाइट है रिज्यूम देयर डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी, मतलब यह जैसे ही फिर से प्यूबर्टी आता है तो जो क्या कहते हैं, जो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डाइकेनेसिस में जो स्टॉप रहता है, अब वो यहाँ पर फिर से जो है डेवलपमेंट इसका चालू होता है। द प्राइमरी ऊसाइट, क्लियर पोस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए लिख दिए हैं 2n कंप्लीट से मियोसिस फर्स्ट, इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है प्रोड्यूसिंग 2 हैप्लॉइड सेल, जिससे 2 हैप्लॉइड सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। द लार्ज वन इज सेकेंडरी ऊसाइट, क्लियर बता चुके हैं कि बड़ा जो हैप्लॉइड रहता है, बड़ा हैप्लॉइड सेल जो रहता है उसे हम सेकेंडरी ऊसाइट कहते हैं। एंड द स्मॉलर वन, और छोटा जो रहता है एक, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। जब आप इतना बातें समझ जाते हैं अच्छे से तो कुछ बातें इसमें और अपने सबको समझना है। लिखा सेकेंडरी ऊसाइट्स स्टार्ट मियोसिस सेकेंड। अब इन सेकेंडरी ऊसाइट्स में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है एंड प्रोसीड अप टू मेटाफेज फर्स्ट, और वह जो है मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में जाकर के क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता। फर्दर डेवलपमेंट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर अराइवल ऑफ एस्पर्मेटोजोआ, और जैसे ही कहने का मतलब जो है उन सेकेंडरी, अब जो मेटाफेज सेकेंड में जाकर के जो स्टॉप है, जब उसके पास एस्पर्मेटोजोआ पहुंचता है यानी स्पर्म पहुंचता है, उसके बाद ही मेटाफेज, कहने का मतलब मेटाफेज फर्स्ट से वो सॉरी मेटाफेज सेकेंड से एनाफेज सेकेंड में जाएगा, टेलोफेज सेकेंड में जाएगा, और फिर से वो एक लार्ज जो है ओवा का निर्माण करेगा और एक स्मॉलर जो है सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सब देखे जो है ऊजेनेसिस के बारे में, किसके बारे में जाने, जो है ऊजेनेसिस। अब अपने सबको जानना है इसी के साथ जो है ये जो ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इन ऊजेनेसिस के प्रोसेस में हार्मोन भाग लेता है। हार्मोन इन सारे के सारे प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में देखे थे अपने सब जो है हाइपोथैलेमस, क्या देखे थे, हाइपोथैलेमस। अब इन हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, GnRH कहते हैं, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। जैसे ही यह हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, तो यह हार्मोन क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये एक्टिव करता है। जैसे ही यह एक्टिव होता है तो 2 हार्मोन रिलीज होता है इससे, एक को हम LH बोलते हैं और दूसरा को हम क्या बोलते हैं,
FSH, LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपको याद रखना है। जैसे ही आपको ये याद रहेगा तो आप आगे अपने सब जो है इन थ्योरी को भी आसानी से समझ लेंगे। लिखा है कि इन रेस्पॉन्स टू प्रोडक्शन ऑफ GnRH और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट टू हार्मोन FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यानी कि यह oogenesis का प्रोसेस जो है, जैसे ही हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज होता है तो वह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिव करता है, जो अगेन क्या करता है, दो हार्मोन को रिलीज करता है, जिसमें एक को हम क्या बोले हैं FSH और दूसरा को क्या बोले हैं LH। FSH का पूरा नाम याद रखना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का पूरा नाम क्या है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब कहता है कि FSH स्टिमुलेट फॉलिक्यूलर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ oocyte। यह FSH हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसका काम क्या है, तो इसका काम है फॉलिक्यूलर ग्रोथ, यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल जो बनता है, जो किस तरीके से जो प्राइमरी फॉलिकल जो रहता है वो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल में जो कन्वर्ट होता है, तो उसके ग्रोथ में और उन oocyte के मैच्योरेशन में ये भाग लेता है। और कहता है ग्रेनुलोसा सेल ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल, और ओवेरियन फॉलिकल जो रहता है उसके चारों बगल ग्रेनुलोसा सेल का एक मोटा लेयर रहता है। यह ग्रेनुलोसा सेल जो है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव बढ़ता है, अब देखिए आगे क्या लिखा है कि इन प्रेजेंस ऑफ हाई टाइटर ऑफ बोथ एस्ट्रोजन एंड LH। जैसे ही एस्ट्रोजन और LH इन दोनों हार्मोन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, तो लिखा है ओवुलेशन अकर, ओवुलेशन होता है। और वो जो सेकेंडरी oocyte जो रहता है या कहिए ओभा जो रहता है, वो ओवरी से क्या हो जाता है, रिलीज। तो जब ओभा ओवरी से रिलीज जो होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। और याद रखिएगा इन ओवुलेशन में दो हार्मोन मदद करता है, एक को हम कहते हैं एस्ट्रोजन और दूसरा को कहते हैं LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। लिखा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का मात्रा बढ़ता है तो लिखा इनहिबिट्स यानी रोकता है सिक्रिएशन ऑफ बोथ FSH एंड GnRH। यानी कि FSH हार्मोन के सिक्रिएशन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, GnRH जो कि कहने का मतलब जो है हाइपोथैलेमस से होता है, इसके सिक्रिएशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकने का यह काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखा है, आगे है कि दिस इज निगेटिव फीडबैक कंट्रोल LH हेल्प इन कन्वर्टिंग रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। यानी यह जो है निगेटिव फीडबैक डालता है और इसके कारण क्या होता है, तो जो रैप्चर्ड फॉलिकल जो है या ग्राफियन फॉलिकल जो फटता है, ओभा जो बाहर निकलता है, तो ग्राफियन फॉलिकल का या रैप्चर्ड फॉलिकल का जो शेष भाग जो है वो आगे जाकर के क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। ठीक है, आगे लिखा है कि द लेटर यानी कि बाद में जो है यह कॉर्पस ल्यूटियम जो है, द लेटर सीक्रिएट प्रोजेस्ट्रोजन which prepare the uterus to receive fertilized ovum। यानी कॉर्पस ल्यूटियम से बाद में क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूटेरस को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। जब यूटेरस तैयार होता है उसके बाद ही जो है फर्टिलाइज्ड ओवम को ये क्या करता है, रिसीव करेगा और इम्प्लांटेशन हो पाएगा। ठीक है, आगे है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन। जैसे ही इन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो कहता है इनहिबिट फर्दर रिलीज ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो LH हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और GnRH को जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज को क्या करता है, या इनहिबिट करता है। तो इस तरीके से अपने सब जो है देख दो टॉपिक को लगभग डील किए। एक टॉपिक हो गया आपका oogenesis और दूसरा हो गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis।
तो इसी तरीके से जो है अपने सबको सारे जो है लेक्चर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप बने रहिए हर एक लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।